औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ हसन वड़ैश अपने अगले ग्लोबल रिव्यू के एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हम मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं सोसाइटी के, पॉलिटिक्स के, रियासत के, उसके बारे में हम मुख्तलिफ मेहमानों को बुलाते रहते हैं और उनके साथ उनके हवाले से उनके जो एरिया है हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उस एरिया की जो मसाइल हैं उसको जानें और फिर उसका क्या हाल है और उसके अंदर सोसाइटी क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, ये हम उसके ऊपर जायजा लेते हैं। इसी तरह आज जो है मेरे साथ जो मेहमान है क्वाइट यंग स्कॉलर हैं, माशाल्लाह अमर्जिंग, और मैं कहता हूँ जो हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का, तो मैं कह सकता हूँ कि जो आज की मेहमान है ये उस फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की एक नुमाइंदा है और उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और बड़ा दिलचस्प होगा इनके साथ बात करना आज, क्योंकि ये यंग जनरेशन जो उसकी बात करेंगी, उनकी आवाज़ हम तक पहुँचाएंगी। तो मेरे साथ हैं माँ नूर फातिमा, इनका ताल्लुक लाहौर से है। जैसा मैंने बताया कि एजुकेशन से ताल्लुक है, पढ़ रही हैं अभी तक, और इसके साथ साथ इस उम्र में, इस यंग एज में साथ सोशल एक्टिविस्ट भी है, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज कर रही है। और एक तंजीम है इनकी जो NGO जिसके साथ ये मिलकर काम कर रही है, उसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन पाकिस्तान। तो ये मेनली ये तंजीम जो लाहौर में है, ये मुख्तलिफ किस्म के मामलात को देखती है। ये है सारी बातें हम महानूर से पूछेंगे। महानूर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली व्यूअर्स को बता दीजिए, आप क्या कर रहे हैं ब्रीफली जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानूर फातिमा है। मैं 16 साल की हूँ और मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं लाहौर ग्रामर 55 मेन में पढ़ती हूँ। अभी मैं A लेवल्स शुरू करूँगी अभी जुलाई सीरीज़ में अपने CIs देने के बाद। आगे जाकर ज़िंदगी में दिल मेरा लॉ करने का है, लेकिन लॉ के बाद मैं CSS की तैयारी भी करूँगी और उसके इम्तिहानों के लिए भी। अज़ाइम बड़े अच्छे हैं जी। और ये जो लॉ की फील्ड है इसके अंदर काफ़ी खातीन अब भी आ चुकी हैं। अगर आप हाई कोर्ट्स में जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे जाएं, तो आप बहुत सारी खातीन, यंग लड़कियां खासतौर पे, बहुत सारी बैरिस्टर हैं जो कि UK से बैरिस्टरी करके आई हैं, तो वो काम कर रही हैं। तो इसका मतलब कि फ्यूचर जो है उसमें या तो हम आपको एज लॉयर, आप फिर मेरी कोलीग बनेगी चूंकि मैं वकील हूँ। तो एक तो ये है, या फिर जब आप अगर CSS करके आप आएंगे ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो वहाँ पे अच्छी खातीन की बड़ी जरूरत है। और इस वक्त आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत सारी खातीन जो है वो आ चुकी है ऑलरेडी। इवन पुलिस का डिपार्टमेंट जिसके अंदर खातीन नहीं होती थी पहले, और मुझे याद पड़ता है कि सबसे पहले एक अलीना आई थी, ASP आई थी वो। तो उसके बाद से अब बहुत सारी ऐसी खातीन है जो कि SSB लेवल तक जा चुकी है इस वक्त, और मुख्तलिफ जिलों की DPO भी रह चुकी है। इस तरह डिप्टी कमिश्नर है, या आप इनकम टैक्स ग्रुप के अंदर देख लें, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर देख लें, तो खातिन बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी का। तो हम उम्मीद रखते हैं कि भाई हमें या तो फ्यूचर में एक अच्छी वकील मिलेंगी या फिर एक अच्छी ब्यूरोक्रेट मिलेंगी। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद बैंकर हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट में डील करते हैं। ओके, कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहन भाई हैं। मेरा एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है। तो आप जो है, आपको किस चीज ने इंस्पायर किया कि आपने इस एज के अंदर आप NGO ज्वाइन करें और ये जो सोशल वर्क है, कम्युनिटी वर्क है, इसमें हिस्सा लें? क्या फैमिली के अंदर ये है या आपको खुद किसी चीज ने, आप कह लें कि मोटिवेट किया कि आप इस फील्ड में आए? मेरी फैमिली के अंदर इतना कोई कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि सब अपने कामों में बिजी रहते हैं। मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरा जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कम्युनिटी सर्विस को, लोगों की मदद करने को। मेरे स्कूल में अपनी एक कम्युनिटी सर्विस की सोसाइटी भी है। और उसकी वजह से फिर जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं, इतना कुछ करने को होता नहीं है उसमें। तो मैं देख रही थी, मुझे वहाँ पर एक इंटर्नशिप मिली समर स्कूल की, जहाँ पर हमने जाना था 1 महीना और हमने बच्चों को पढ़ाना था। सोचा तो यही पे सबसे पहले सोचा है कि जून का महीना है, इतनी गर्मी होगी, लेकिन फिर साथ में ये भी सोचा कि इतने ज़्यादा बच्चों के साथ खेलने को मिलेगा, पढ़ाने को मिलेगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो इस तरह से मैंने कम्युनिटी सर्विस शुरू की एक समर स्कूल इंटर्नशिप से। उसके बाद मैंने नेक्स्ट जनरेशन पाकिस्तान के साथ काम जारी रखा। मैं उनकी वॉलंटियर टीम में आ गई। मैं उनकी एक्टिविटीज़ के लिए वॉलंटियर करती थी, उनके साथ जाती थी क्रिसमस ड्राइव्स पर। और फिर इवेंचुअली मैंने उनकी कोर टीम के लिए अप्लाई किया, जिसमें मैं एक्सेप्ट हो गई।
तो अब मैं उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करती हूँ, उनकी मदद करती हूँ। अच्छा, एग्जैक्टली जो है आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन, ये जो एनजीओ है पाकिस्तान, ये एग्जैक्टली करती क्या है? ये पहले डोनेशन लेती है, फिर डोनेशंस को कहाँ पे स्पेंड करती है? जो नेक्स्ट जनरेशन पाकिस्तान है, ये एक स्टूडेंट लेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जो ओके, हमारे हेड्स हैं वो भी अभी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो अभी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। इसमें हमारे बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हमारा एक प्रोजेक्ट है अर्ज़ पाकिस्तान, वो इन्वायरमेंट के साथ डील करता है। उसके अंडर हमने बहुत से दरख्त प्लांट किए हैं, बहुत से लिटर उठाया है रोड साइड से या फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से। और उसके अलावा हमारे और बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो ट्रांसजेंडर राइट्स के साथ डील करते हैं, जिसका नाम प्रोजेक्ट पहचान है। हमारा एक वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जिसका नाम कुव्वत निसा है। उसके अंडर हम हेल्थ कैंप्स कंडक्ट करते हैं, हम जी, औरतों को मेडिकेशन देते हैं, इंजेक्शन वगैरह देते हैं जिनकी उनको ज़रूरत है। और इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं हमारे इसके अंडर। अभी जिस तरह कोरोना आया तो उसके हमने एक नया प्रोजेक्ट खोला जिसका नाम था कोविड रिलीफ। उससे हम डोनेशंस कलेक्ट करते थे, फंड रेजर्स करते थे टिकट सेलिंग के थ्रू, क्योंकि कोरोना में जी, वही सबसे ज़्यादा हो सकती थी। और फिर उन पैसों से हम मास्क खरीदते थे, सैनिटाइजर्स खरीदते थे। और जिस तरह जिन स्कूल्स में हम इंटर्नशिप्स वगैरह करते हैं, हम उन स्कूल्स को डोनेट करते थे, हम विलेजेस वगैरह में डोनेट करते थे। तो इस तरह के काम में डील करते हैं हम। इसके अलावा हमारी समर इंटर्नशिप्स होती हैं। अभी कोरोना की वजह से वो थोड़ी लेट हो गई। अभी हमारी एक चल रही है शमीम अनवर ट्रस्ट स्कूल में इंटर्नशिप। हम बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पर, कैरेक्टर बिल्डिंग जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं और मैथ्स और इंग्लिश जैसे भी पढ़ाते हैं। और एक हमारा नए स्कूल के साथ इसी साल हमने काम शुरू किया है, उसका नाम डेफ रीच स्कूल है। वहाँ पर हम उन बच्चों के साथ काम करते हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं। तो अभी एक जी। इंटर्नशिप हमारी उनके साथ होगी, तो हम इस तरह का काम करते तो इसमें वॉलंटियर्स कितने के हैं इसके अंदर? हैं। इसमें मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। जो हमारा अच्छा, वॉलंटियर ग्रुप है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, और हम हर महीने या हर साल नए बच्चे उसमें ऐड करते रहते हैं कि जिसने वॉलंटियर करना है वो कर ले। लेकिन जो हमारी कोर टीम है वो वॉलंटियर्स को ही साल के एंड पे एप्लीकेशंस मिलती हैं, और उसकी बेसिस पर जिस वॉलंटियर ने सबसे ज़्यादा दिल लगा के काम किया, सबसे ज़्यादा टाइम डेडिकेट किया है, उसको फिर कोर टीम में आने का, उसको कोर टीम का हिस्सा बनाया जाता है। और फिर वो ये सारी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं और इनको कैरी आउट करते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप इतनी एक्टिविटीज करती हैं और आप इस जो एनजीओ के साथ मुंसलिक हैं और साथ साथ पढ़ भी रही हैं, तो आपकी जो पढ़ाई जो है, जिस लेवल पे आप इस वक्त पढ़ाई कर रही हैं, वहाँ पे बड़ा फोकस रिक्वायर्ड है स्टडी की तरफ। जी। तो आप कैसे ये मैनेज करते हैं, टाइम कैसे मैनेज कर लेते हैं कि साथ आप क्या लेके कम्युनिटी वर्क भी करें और साथ आपकी स्टडी जो है उसका अजरा हो? मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को इतना टाइम नहीं मिला ज़िंदगी में बच्चा रहने का। हमें बहुत छोटी उम्र से इतनी टफ पढ़ाई में डाल दिया जाता है, इतने टफ एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है कि ग्रेड 6-7 से ही हमें ऐसे में डाल दिया जाता है कि तुमने ये भी करना है और तुमने ये भी करना है, क्योंकि तुम्हारी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में ये सब जाना चाहिए। तो जी, जी, हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत छोटी एज से ही सीखनी पड़ जाती है। हमें प्रायोरिटाइज करना सीख जाना, हम सीख जाते हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ठीक है। उस लिहाज से जितनी स्पीड से हम बढ़े हुए हैं उसमें इस सबको मैनेज करना, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना हम सब ने सीख लिया है कि अगर दिन में इतने घंटे पढ़ाई करने हैं और फिर इतने घंटे हमने टीवी देखना है, और फिर इसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करने हैं, जिसमें मैं पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ, अपने ठीक स्कूल को रिप्रेजेंट करती हूँ, बस सबके साथ, और फिर कम्युनिटी सर्विस के साथ भी। तो ये सब चलिए। थोड़ा स्केड्यूल होता है, थोड़ा हेक्टिक हाँ, होता है, लेकिन साहब। पे मैनेज करना ही काम होता है। अच्छा, ये बताइए मानूर कि ये जो आप कम्युनिटी वर्क भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं, तो जो आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े भाई हैं, वो किस हद तक आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? कभी ऐसा तो नहीं होता कि उनकी तरफ से आपको ये कहा जाता हो कि भाई आप फोकस करें, तालीम की तरफ फोकस करें ताकि आपका कैरियर बने? उसको कैसे आप मैनेज कर रही हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल कहा जाता है। मेरा भाई कभी कम्युनिटी सर्विस नहीं करता था। तो जी, अपनी फैमिली में मैं पहली ही हूँ जो इतना ज़्यादा शौक से और इतने ज़्यादा इंटरेस्ट से काम करती है कम्युनिटी के लिए। और हम्म, उसके बाद
कोऑपरेट तो करते हैं इस हद तक कि पिक एंड ड्रॉप ही होती है उनकी। लेकिन जिस तरह जिन एरियाज में हम काम करते हैं, जो कम्युनिटी सर्विस होती है, वो इधर जिस तरह गुलबर्ग के मेन एरियाज में नहीं होती, वो बिल्कुल स्लम्स में जाकर होती है या थोड़ी रिमोट लोकेशन में जाकर होती है। तो सबर्बन एरिया। उस तरह से स्पेशली जब यंग बच्ची जा रही होती है, तो और ज्यादा पेरेंट्स को होता है, सेफ्टी का होता है, उनको ये होता है कि हाँ। उधर माहौल किस तरह का होगा। तो उस तरह से तो बहुत ज्यादा इश्यूज बहुत दफा आए हैं कि अगर मैंने कहीं जाना हो और मुझे एंड पर मेरे फादर ने कहा कि नहीं, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसका माहौल अच्छा नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं होंगे। तो उस तरह के इश्यूज तो बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरह जो मेरे फादर हैं, वो टिपिकल पाकिस्तानी फादर से बहुत डिफरेंट हैं, बहुत हट के हैं, बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग है वो दूसरों के ओपिनियंस के। वो मतलब समझते हैं वो कि एक टाइम के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर उनके अपने ड्रीम्स होते हैं, उनके अपने एस्पिरेशंस होते हैं, उनको थोड़ी सी छूट देनी होती है। तो मेरे फादर बहुत उस तरह से हैं। तो अगर उनको थोड़ा सा बैठ कर उनसे बात करो और उनको बताओ कि ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ, और मतलब मैं जानती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, लेकिन ये जी मेरे जी लिए बहुत, तो वो कोऑपरेट करते हैं और जो छोड़ने जाते हैं, खुद छोड़ने जाते हैं, जी जी। अंदर जाकर पूरी जगह देख कर आते हैं। अगर उनको लगे कि थोड़ा सा इस तरह का माहौल है, तो वो खुद बाहर गाड़ी में बैठे रहेंगे। तो इस ओके। लिहाज से कोऑपरेटिव तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस तरह अब मेरे एग्जाम्स पास आए हैं, तो मेरी अम्मी को हो रहा है कि ये छोड़ो कम्युनिटी सर्विस और ये अपने स्कूल के काउंसिल का काम छोड़ो और सिर्फ तुम मुझे बैठ के पढ़ती हुई नजर आओ। तो मेरी अम्मी का ज्यादा ये होता है, लेकिन मेरे अब्बू ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, समझ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो दैट्स गुड। अब आप तो लकी है फिर इस लिहाज से कि फैमिली की तरफ से आपको इतनी जी सपोर्ट है। लेकिन कभी कोई ऐसा इशू हुआ वहां पे, कोई टफ सिचुएशन आई, चूंकि ज़ाहिर फील्ड में जाके कम्युनिटी वर्क करना जो है सर्टनली एक माहौल होता है कि आप एक घर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, वो माहौल जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। फील्ड में जो माहौल होता है वो तो आपका अपना बनाया हुआ नहीं होता ना। ज़ाहिर है कि आपके साथ कुछ सीनियर्स आपके साथ होते होंगे सर्टनली। तो कभी ऐसा कोई इशू वहां पे, कोई ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा हुई हो जो आप शेयर करना चाहें? सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है ये होता है कि आप, जिसमें हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं, जैसे मैंने बताया हम क्रिसमस ड्राइव्स करते हैं, वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है, हम ट्रांसजेंडर एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, वो एक टोटली डिफरेंट कम्युनिटी होती है। उस तरह से कोई इशू तो कभी राइज नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम बहुत स्मूथली चीज़ों के साथ डील करते हैं। हमें ये समझाया जाता है कि उधर जाकर आपने किसी से किसी बहस में नहीं पड़ना, आप उधर उनको ठीक है। खुश करने के लिए, आप उधर उनकी मदद कर